हमारे बीच में उपस्थित सुबोध जायसवाल साहब हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, सुबोध जायसवाल साहब कृपया आएं और अपनी बात इस मंच के माध्यम से आगे रखें। हिंदी के लिए और क्या किया जा सकता है, आपका तो बहुत अनुभव है। आपका स्वागत। मंच पर विराजमान विभिन्न कार्यालयों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी, कार्यक्रम के आयोजक, 4 संस्थाओं ने मिल आप सबों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं इस हिंदी समारोह में। और मैं नाराकास का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छा एक आयोजन किया है और हम लोगों को मौका दिया है अपनी बात कहने का और एक दूसरे से अपनी बातों को पहुंचाने का। जैसा आप लोगों को पता है कि राजभाषा को कार्यान्वित करने के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है। सबसे पहले तो राजभाषा की इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को ये दर्शाता है कि जब अलग से सरकार ने इसके लिए एक मंत्रालय का गठन किया है तो अपने आप में ही ये इसके महत्व को दर्शाता है। मेरी डिफरेंट पोस्टिंग के दौरान कई कार्यालयों में जहाँ जहाँ मेरा पदस्थापन हुआ, जैसे हैदराबाद या हावड़ा जो कि दिल्ली के बाहर था, वहाँ पे जो मेरा अपना अनुभव रहा उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर भी हिंदी को समझते हैं और बोलते हैं, लेकिन बोलने में संकोच प्रकट करते हैं। जानने के बावजूद भी अपनी लोकल लैंग्वेज को या इंग्लिश को वरीयता देते हैं। मैंने कई मीटिंग के दौरान देखा कि वो शुरुआत तो हिंदी से होती है, क्योंकि मैं हिंदी क्षेत्र से हूँ और मेरे को वहाँ का लोकल भाषा का ज्ञान नहीं है, तो मैं हिंदी से जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो भी हिंदी में प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने वहाँ की जो भाषा है उस पर शिफ्ट हो जाते हैं या फिर इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं। तो मैंने वहाँ पर एकदम बिल्कुल एक नियम बनाया हुआ था कि कोई भी जो हमारी मीटिंग होगी उसमें आप लोगों को हिंदी का ही करना है, उपयोग जो करना है। अभी मैं एक चीज़ याद आती है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने शायद सबसे पहले यूएनओ में हिंदी में अपना भाषण दिया था। उसके पहले शायद एक परंपरा थी कि जब भी कोई जाते थे तो वो इंग्लिश में ही देते थे। तो आप ये सोचें हैं कि, और जबकि मैंने किसी और देश के प्रतिनिधि को देखा है तो वो हमेशा अपनी भाषा में अपना संबोधन करते हैं और उसको बाद में दुभाषी के द्वारा जो है फिर किया जाता है। तो आखिर उसके बाद जो है फिर मोदी जी ने इस चीज़ों को आगे बढ़ाया और मेरे ख्याल से हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो जहाँ भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, हमेशा हिंदी में ही अपनी बातों को रखते हैं। तो ये जो परंपरा चली है ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या देश के जो हमारे सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं वो जब हिंदी को इतना सम्मान देते हैं तो हमारे लिए भी ये गौरव का विषय बनता है। और तब हमारे अंदर भी ये प्रेरणा जागृत होती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैं समझता हूँ, आज हिंदी जिस मुकाम पर होनी चाहिए अगर वहाँ नहीं है तो उसके पीछे सबसे कारण बड़ा है कि इंग्लिश में बोलना हम अपने आप को एक फैशन समझते हैं, हिंदी बोलने में हम कहीं पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। यहाँ पर भी जितने प्रतिनिधि आए हुए हैं हम सब लोग हिंदी में अपनी बात कर रहे हैं, हिंदी के ऊपर इतनी व्याख्यान हो रही है। हमारे पहले भी प्रवक्ता आए थे, काफ़ी प्रबुद्ध प्रवक्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या यहाँ से जाने के बाद भी हम इन चीज़ों को अपने अंदर समावेश करेंगे? क्या इसी भावना को हम आगे भी प्रदर्शित करेंगे? अगर इसका उत्तर हाँ में है तो हमारा आज का ये प्रयास सफल है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं वो किसी विभाग के प्रमुख हैं। तो अगर हम ये प्रण लें कि यहाँ से जाने के बाद भी हम इस भावना को आगे प्रदर्शित करेंगे और अंग्रेज़ी बोलने की जो एक हमारे अंदर एक कमजोरी है ना, कि हम अंग्रेज़ी बोल के अपने आप को ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं और अगर वहाँ पे कोई हिंदी बोलता है तो उसको हम थोड़ा सा नीची नज़र से देखते हैं। ऐसा मैंने
बहुत सारी मीटिंग में कई जगह पर देखा है कि अगर वहाँ पर भी इसी तरह से 6 लोग हों विराजमान स्टेज पे, और उसमें से अगर 4 लोग इंग्लिश में बोल के चले गए और 5वां आदमी ने आके हिंदी में बोलने का प्रयास किया, तो लोग ये समझते हैं कि या तो उनको इंग्लिश आती नहीं है या वो सोचते हैं कि वो थोड़ा बैकवर्ड हैं। तो मैं खैर बहुत अच्छी, जैसे मेरे पहले जो प्रवक्ता आए थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अपनी बातों को बहुत बढ़िया ढंग से पेश किया। मैं शायद उन चीज़ों में उतना बढ़िया से अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये अंदर से जो भावना है उस भावना को अगर आप समझेंगे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें हिंदी के इस आयोजन करने की आवश्यकता पड़ती क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हिंदी को जिस मुकाम पर होना चाहिए हिंदी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। जिस दिन हिंदी वहाँ तक पहुँच गई और यहाँ 100% हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया, शायद हमें इस तरह के व्याख्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को हिंदी में पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम हिंदी को उस प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ पे कि फिर हमें इस तरह के आयोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़े, हर लोग अंदर से ही हिंदी बोलें, बाय डिफ़ॉल्ट बोलें। शायद मैं भी 1-2 इंग्लिश के वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी मानता हूँ कि शायद 100% हिंदी का प्रयोग मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसके लिए प्रयास जरूर करता हूँ और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। मैं फिर से नाराकाश का और विशेष रूप से अशोक जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया एक कार्यक्रम आयोजित किया है, और जैसा आपको बताया गया है कि 4 उपक्रम मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। मेरे पहले मेरे सहयोगी श्री राजेश कुमार त्रिपाठी जी यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत लच्छेदार हिंदी का प्रयोग किया। आपको शायद पता नहीं होगा कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं वो, तो उनकी बातों में, उनकी भाषण में, उनके संबोधन में भी कहीं न कहीं पर वो शायरी का टच आता है जो उनकी बातों की ब्यूटी को, खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा हमारे अशोक जी से कि वो त्रिपाठी जी को भी 5-10 मिनट का समय अपनी उस कला को भी प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से दें। अगर उनके इस प्रोग्राम में वो नहीं भी है तो कहीं पर उनको 5 मिनट 10 मिनट के लिए अकोमोडेट करें, जिससे कि लोग इस सुख में थोड़ा आनंद भी लें। तो मैं इसी बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं और इसी प्रेरणा के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद भी हिंदी को उसी तरह से प्रयोग करेंगे जैसा हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद।